हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बढ़िया हूं बेटा। उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा आज न्यूक्लियाई का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं आपके सामने में। लेक्चर नंबर 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज है लेक्चर नंबर 3 जिसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, कितनी तरह के पार्टिकल्स एमिट होते हैं रेडियो एक्टिविटी में, उसके बाद रेडियो एक्टिविटी के कुछ लॉज, कुछ रूल्स, बहुत सारी काम की चीजें आज डिस्कस करने जा रहा हूं। सो स्टे फोकस्ड, स्टे एक्साइटेड, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये लेक्चर, ठीक है। तो चलिए बेटा सबसे पहले बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, साथ ही साथ अपनी नोटबुक्स में लिखिए भी। रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई। स्पॉन्टेनियस, लगातार अपने आप डिसइंटीग्रेशन होती जाए। Spontaneous disintegration of nuclei, spontaneous disintegration of nuclei along with emission of some particles, along with emission of some particles, along with emission of some particles। कुछ पार्टिकल एमिट होंगे इस न्यूक्लियस से। कौन कौन से पार्टिकल्स? लाइक अल्फा पार्टिकल, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये 3 तरह के पार्टिकल्स एमिट होते हैं जब जब रेडियो एक्टिविटी होती है। सो रेडियो एक्टिविटी इज द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई अलोंग विद एमिशन ऑफ सम पार्टिकल्स। कौन कौन से पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गामा पार्टिकल। रेडियो एक्टिविटी ऐसा एक फिनोमेना कि अगर ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल आपने रखा है तो 1 बाय 1 इसके न्यूक्लियाई लगातार कॉन्टिन्यूसली, स्पॉन्टेनियसली टूटते रहेंगे। और टूटने के साथ साथ इन न्यूक्लियाई में से कोई ना कोई पार्टिकल एमिट हो रहा होगा। मे बी अल्फा एमिट हो रहा हो, मे बी बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा हो, मे बी गामा पार्टिकल, मे बी एक से ज्यादा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हो उस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड से, उस सैंपल से। ऐसे फिनोमिना को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, और ये बेसिक आप सब भी जानते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं रेडियो एक्टिविटी को आगे डिटेल में डिस्कस करूं, क्यों ना हम थोड़ी इंट्रोडक्शन कर लें। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल, ये पार्टिकल्स होते क्या हैं? हालांकि इससे पहले भी कई बार ये बता चुका हूं, तो चलिए आज फिर से डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और फंडामेंटली ये है क्या? He2 पॉजिटिव आयन कहो या सिंपली आप इसको हीलियम न्यूक्लियस कहो। हीलियम न्यूक्लियस, तो हीलियम न्यूक्लियस इज अल्फा पार्टिकल। हीलियम न्यूक्लियस इज अल्फा पार्टिकल। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। कई बार अल्फा पार्टिकल को इस तरह से लिखा जाएगा, जब कोई रेडियो एक्टिव रिएक्शन हम लिखेंगे तो उसमें अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेंगे इस सिंबल के साथ, He के साथ, क्योंकि ये है ही हीलियम का न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। एटॉमिक नंबर 2 मतलब 2 प्रोटॉन्स होंगे, और मास नंबर 4 है तो 2 न्यूक्लियॉन्स और होने चाहिए, और वो 2 न्यूक्लियॉन कौन से हो सकते हैं? न्यूट्रॉन। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के ग्रुप को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, राइट। तो अल्फा पार्टिकल सबको क्लियर हुआ? इट इज बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। उसके बाद आते हैं बेटा बीटा पार्टिकल। अगर सिंपली बीटा पार्टिकल कहा जाए, वैसे बीटा पार्टिकल 2 तरह के हैं, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव, लेकिन जस्ट बीटा कहा जाए, कुछ मेंशन ना हो, स्पेसिफाइड ना हो, तो फिर आप यही मान के चलेंगे बीटा नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन, इट इज जस्ट एन इलेक्ट्रॉन। सो बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो फिर बीटा पॉजिटिव क्या है? बीटा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जैसा ही पार्टिकल है, बस चार्ज पॉजिटिव है, जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। और पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां से आता है और पॉजिट्रॉन कहां से आता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स में रिवॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका ओरिजिन कहां पे है? इसका ओरिजिन न्यूक्लियस में से है। रेडियो एक्टिविटी का ओरिजिन कहां है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस टूट रहा है तो उसमें से पार्टिकल निकल रहा है। तो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, जिसको बीटा नेगेटिव पार्टिकल हम कहते हैं, वो है E-10, चार्ज नंबर -1, मास नंबर 0। इट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो आपको याद होगा जब मैंने न्यूट्रॉन बताया था, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, तो न्यूट्रॉन टूटता है एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। हाँ, साथ ही साथ एक पार्टिकल उसमें से एमिट होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। तो वो एंटी न्यूट्रिनो यहां पे एमिट होगा, और वैसे ही पॉजिट्रॉन जो है
ये भी न्यूक्लियस से एमिट हो रहा है, तो इसके लिए भी रिएक्शंस मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में, न्यूक्लियर के फर्स्ट लेक्चर में वो रिएक्शंस बता चुका हूं कि न्यूक्लियस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कहां से आते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन इज बीटा नेगेटिव, पॉजिट्रॉन इज बीटा पॉजिटिव, दोनों का मास नेग्लिजिबल है, एक का चार्ज -e है, एक का चार्ज +e। अब आते हैं बेटा गामा पार्टिकल पे। गामा पार्टिकल इज जस्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपने देखा था, वो जो लिस्ट बनाई थी सबसे बॉटम में नीचे लिखा था मैंने गामा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा की है और लोएस्ट वेवलेंथ गामा की है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सभी रेडिएशंस में सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर गामा की थी, लेकिन उसके बाद हमने जब ड्यूअल नेचर में प्रूव किया कि जब जब एमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा तो 1 by 1 पैकेट ऑफ एनर्जी, 1 by 1 फोटोन होगा, तो इसलिए हम इसको पार्टिकल कह रहे हैं। ये रेडिएशन है, लेकिन जब एमिट होगा तो 1 by 1 पार्टिकल, पार्टिकल नेचर शो करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन है, इट इज जस्ट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन, राइट। तो साथ साथ में अपनी नोटबुक में ये टेबल बनाइए, जैसे मैंने यहां पे बनाया, 3 कॉलम्स बनाइए। पहले कॉलम में अल्फा पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, दूसरे में बीटा के और तीसरे में गामा के। उसके बाद आते हैं बेटा चार्ज पे और मास पे। अल्फा पार्टिकल का चार्ज, चूंकि इसके पास 2 प्रोटॉन्स हैं, तो पक्की बात है इसका चार्ज कितना होना चाहिए, इसका चार्ज इज +2e। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है, +2e। ई तो आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 2 प्रोटॉन्स हैं तो चार्ज होगा +2e। इलेक्ट्रॉन बीटा नेगेटिव पार्टिकल, चूंकि इलेक्ट्रॉन है चार्ज -e, और पॉजिट्रॉन चूंकि पॉजिटिव है ये, तो इस पे चार्ज +e होता है। रही बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन की, बात करें गामा, तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन हो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई। इसी के साथ आप चाहें तो अपनी नोटबुक्स में एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल्स भी दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बीटा पार्टिकल भी दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, बट गामा पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे फोर्स लगा सकता है, चार्ज्ड पार्टिकल पे। अगर उसके पास चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। हाँ, पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट टू फील्ड फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्यू पे चार्ज लगाता है, कितना, ई क्यू पे फोर्स लगाता है, कितनी फोर्स लगाता है, क्यू इंटू ई। पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव पे ऑपोजिट टू फील्ड। सो दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज पार्टिकल पे ही फोर्स लगाता है। हां, वहां एक कंडीशन ये जरूर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक हो या मूविंग चार्ज दोनों पे फोर्स लगाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता। चार्ज अगर मूव नहीं कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पे फोर्स नहीं लगाता, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे। एनीवे, ये दोनों फील्ड फोर्स किस पे लगाएंगे, चार्ज पार्टिकल पे। तो इनके पास चार्ज है, इसके पास चार्ज ही नहीं है। सो गामा पार्टिकल कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा, ना तो मैग्नेटिक फील्ड से, वेयरएज अल्फा और बीटा दोनों डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी और मैग्नेटिक फील्ड से भी, राइट। तो चलिए अगले पॉइंट पे बेटा मास की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, मैंने पहले भी कई बार कहा, पॉजिट्रॉन चार्ज के मामले में प्रोटॉन है, लेकिन मास के मामले में इलेक्ट्रॉन है, मतलब मास इसका बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो जितना एक इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक उतना ही एक पॉजिट्रॉन का मास होगा। मतलब बीटा पॉजिटिव हो या बीटा नेगेटिव, दोनों का मास बराबर है। अगर आप केजी में लिखेंगे तो इट इज 9.1 × 10⁻³ kg, जो इलेक्ट्रॉन का मास है वही पॉजिट्रॉन का मास है। इन दोनों का मास बराबर है, और यहां मैंने यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट के टर्म्स में भी मास लिखा है। गामा पार्टिकल, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है बेटा, 0 होता है कि नहीं। तो इसका रेस्ट मास 0 है। हाँ, डायनेमिक मास होगा, उसके लिए फॉर्मूले हैं हमारे पास, वही जो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़े हैं। रही बात अल्फा पार्टिकल, तो आपको याद होगा पिछली क्लासेस में मैंने आपसे डिस्कस किया था, एक प्रोटॉन का मास और एक न्यूट्रॉन का मास। प्रोटॉन का मास होता है 1.007825 एटॉमिक मास यूनिट, और न्यूट्रॉन का जो मास है दैट इज 1.00
8665 एटॉमिक मास यूनिट। इन दोनों को ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मास अप्रोक्सीमेटली 4 AMU ही है। राउंड ऑफ करोगे तो 4.0 AMU आ रहा, अगर 3 को राउंड ऑफ करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 4 AMU है, बट एग्जैक्टली अगर मेजर करोगे या तो 4.033 कह लो, एग्जैक्टली चाहिए तो 4.03298 एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट आपको पता ही है कितना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं यहां दो प्रॉपर्टीज, आयनाइजेशन पावर और पेनेट्रेशन पावर। आयनाइजेशन पावर, आयन पैदा करने की एबिलिटी। आयनाइजेशन पावर उसकी हाईएस्ट होगी जिसका चार्ज हाईएस्ट होगा। तो चार्ज हाईएस्ट किसका? अल्फा पार्टिकल का, तो इसकी आयनाइजेशन पावर हाईएस्ट है। और गामा पार्टिकल पे चार्ज नहीं है तो इसकी आयनाइजेशन पावर लोएस्ट है। बीटा पे चार्ज तो है बट इससे कम है, तो इसलिए इसकी जो आयनाइजेशन पावर है दैट इज इंटरमीडिएट। समझ आई ये बात आपको? और आप ये भी कह सकते हो, यहां हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन पावर, उसके बाद हम बात करेंगे पेनिट्रेशन पावर की। चलिए ठीक है। सो इसकी आयनाइजेशन पावर हाईएस्ट है। अगर ये 1 सेंटीमीटर एयर से भी ट्रेवल कर जाए तो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख आयंस, 10⁵ आयंस पैदा कर सकता है। और इसकी आयनाइजेशन पावर 1/100 ऑफ अल्फा पार्टिकल। 1/100 ऑफ अल्फा मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 1000 आयंस पैदा करेगा। और ये 1 सेंटीमीटर अगर ट्रेवल करेगा तो अप्रोक्सीमेटली 10 ही आयंस पैदा करेगा, मतलब अगेन 1/100 ऑफ 1 आयन पैदा करेगा, 10 आयन 1/100 ऑफ अल्फा। ठीक है, 1/10,000 ऑफ अल्फा। 1/100 ऑफ बीटा होगा, 1/10⁴ ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, समझ आ गया? इसकी पेनिट्रेशन पावर, आयनाइजेशन पावर लीस्ट, इसकी इसके 100 टाइम्स, इसके 100 और इसके 100 टाइम्स इसकी, या सब बोलो इसकी हाईएस्ट, इसके 1/100 बीटा की और इसके 1/100 बीटा के 1/100 गामा की आयनाइजेशन पावर होगी, आयन पैदा करने की एबिलिटी। राइट? उसके बाद बेटा पेनिट्रेशन पावर, नाम से क्लियर है, डीप पेनिट्रेट करने की एबिलिटी। तो इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर उसकी होगी जिसका साइज सबसे छोटा है, नंबर 1। नंबर 2, जिस पे चार्ज सबसे कम है। बिकॉज जब भी किसी मैटर बॉडी में पेनिट्रेट करना है, इस मैटर बॉडी में भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे, चार्जेस आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एज ए रिजल्ट पेनिट्रेशन कम हो जाएगी। और साइज बड़ा होगा तो कॉमन सेंस की बात है, पेनिट्रेशन कम होगी। ठीक है, सो पेनिट्रेशन किसकी हाईएस्ट है? जिसका साइज भी छोटा और चार्ज भी सबसे छोटा। चार्ज इसमें है नहीं तो इसकी पेनिट्रेशन पावर हाईएस्ट है। वैसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी गामा की हाईएस्ट है। सो गामा की पेनिट्रेशन पावर हाईएस्ट है। इट कैन पेनिट्रेट सेवरल सेंटीमीटर थिक आयरन और लेड, उसके अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। इसकी पेनिट्रेशन इंटरमीडिएट है, उसके 1/100, जैसे यहां 1/100 वाला हम लॉजिक लगा रहे थे ना, 1/100 ऑफ गामा पार्टिकल, तो गामा के 100th होगी, मतलब फ्यू मिलीमीटर, 2, 3, 4, 5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम फॉयल तक ये उसमें पेनिट्रेट कर सकता है। अगर मेटेलिक फॉयल है कोई, फ्यू मिलीमीटर ओनली, फ्यू 2, 3, 4, 5 मिलीमीटर, इससे ज्यादा नहीं। और रही बात अगर एयर की बात करें तो इट कैन पेनिट्रेट थ्रू सेवरल मीटर्स इन एयर। इसकी पेनिट्रेशन 1/100 ऑफ बीटा हो जाएगी, क्योंकि इसका चार्ज सबसे ज्यादा है और मास भी सबसे ज्यादा है। और उसके मुकाबले में देखेंगे, गामा के मुकाबले में तो 1/10,000। इट कैन पेनिट्रेट अप टू 0.02 मिलीमीटर या 0.03 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल। और ये पॉइंट बेटा एक बड़ी फेमस बुक है एस.एल. अरोड़ा की, उसमें ये पॉइंट गलत गिवन है, नोट कर लीजिएगा। अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन उन्होंने कुछ सेंटीमीटर में गिवन है, तो मेटेलिक शीट्स के अंदर सेंटीमीटर्स में इसकी पेनिट्रेशन पावर नहीं है, मिलीमीटर्स में भी नहीं है, मिलीमीटर की भी फ्रैक्शन है। और अगर एयर की बात करेंगे तो एयर में बड़ी मुश्किल से 3 से 8 सेंटीमीटर तक इसकी पेनिट्रेशन पावर है। भैया जब एयर को 8 सेंटीमीटर पेनिट्रेट कर सकता है तो एल्यूमिनियम फॉयल को 4-5 सेंटीमीटर कैसे पेनिट्रेट करेगा? तो ये एस.एल. अरोड़ा यूज करने वाले ध्यान दें यहां पे, वहां पे ये पेनिट्रेशन पावर
इसकी गिवन है एल्यूमिनियम फॉयल या मेटेलिक फॉइल्स के केस में, ठीक है। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.02 mm या फ्रैक्शन ऑफ mm। अगर आप देखोगे तो 10 to the power -2 mm का ऑर्डर है पेनिट्रेशन का। 0.02 लिखें, 0.03 लिखें, बस इतना पेनिट्रेट कर सकता है, राइट। चलिए बेटा अगले पॉइंट पे आते हैं, वेलोसिटी। कितनी स्पीड से ये ट्रेवल करते हैं। जितना छोटा पार्टिकल होगा, जितना कम मास होगा, उतनी ज्यादा स्पीड से वो ट्रेवल कर सकता है। गामा पार्टिकल के पास 0 रेस्ट मास है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, वही जो स्पीड ऑफ लाइट है, c 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड या 2.998 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है, सॉरी स्पीड है। एयर या वैक्यूम में इसकी स्पीड किसकी हाईएस्ट है, गामा की। कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है नेचर में। दैट इज वाई इसकी स्पीड बराबर होगी स्पीड ऑफ लाइट के। अगर आप वैल्यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। बीटा मैटर पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो सबसे छोटे मैटर पार्टिकल ये हैं, इसलिए इनकी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो सकती है। हम इनको स्पीड ऑफ लाइट के आसपास पहुंचा सकते हैं, एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं बट आसपास। इसलिए इनकी स्पीड हमेशा कितनी रहती है, इट वेरीज इन बिटवीन फ्रॉम 33% to 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। 33% to 99% ऑफ दिस, राइट। यहां पे अल्फा पार्टिकल की बात करें तो इसकी वेलोसिटी का ऑर्डर वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऑर्डर से एक पावर कम है, वो 10⁸ है, ये 10⁷ मीटर पर सेकेंड का ऑर्डर है। एग्जैक्ट वैल्यूज देखें तो 1.4 × 10⁷ से लेके 2.1 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, ये अल्फा पार्टिकल्स की वेलोसिटी हो सकती है। क्योंकि बड़ा साइज में तो इसको ज्यादा वेलोसिटी हम नहीं इंपार्ट कर सकते, तो इसमें ऑर्डर ये रहता है, ये इसकी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी बेटा, वेलोसिटी के बाद कुछ पॉइंट्स और हैं। वेदर दीज पार्टिकल्स अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट और नॉट, कि अगर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ये पार्टिकल फॉल करे तो वेदर ये उस पर कोई इंप्रेशन क्रिएट करेगा कि नहीं। तो इसमें भी यस, इसमें भी यस। ये प्रॉपर्टी ऐसी है जो कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है, बाकी प्रॉपर्टीज कॉन्ट्रास्टिंग थे, डिफरेंस था। ये तीनों पार्टिकल्स फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं। जैसे हम एक्सरे फोटोग्राफी करते हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इंप्रेशन आ जाता है, जब हम एक्सरेज उसके ऊपर इंसिडेंट कराते हैं, तो एक्स की तरह ही गामा भी, वैसे बीटा भी और अल्फा भी, ये तीनों के तीनों फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं। वेदर दे शो फ्लोरिसेंस और नॉट। फ्लोरिसेंस जैसे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, फ्लोरिसेंस, ठीक है, SCENCE, ऐसी फ्लोरिसेंस। तो वेदर दे शो फ्लोरिसेंस और नॉट, तो यस, ऑल दीज थ्री शो फ्लोरिसेंस। इट ऑल्सो शोज बट लेस, इन दोनों के मुकाबले में लेस फ्लोरिसेंस। जैसे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर एक अल्फा पार्टिकल फॉल करेगा तो एक ब्राइट स्पॉट अपीयर होगा, बीटा अपीयर करेगा तो भी ब्राइट स्पॉट, गामा भी वही काम करेगा, लेकिन गामा के केस में जो फ्लोरिसेंस है, फ्लोरिसेंस थोड़ी सी कम रहती है एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। इन दोनों के मुकाबले में गामा की फ्लोरिसेंस थोड़ी सी कम होगी, राइट। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज आपको समझ आई होंगी बेटा, अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं। तो अच्छे से एक बार देख लीजिए, इसमें कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब बेटा प्रॉपर्टीज में ही एक इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा एक चीज और, अल्फा में आप लिख सकते हैं व्हेनेवर अल्फा पार्टिकल्स आर स्टॉप्ड मूविंग, अल्फा पार्टिकल को अगर आप रोकोगे तो भाई उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, मास काफी है, मोशन है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर आप किसी अल्फा पार्टिकल को रोकते हैं तो ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अल्फा पार्टिकल्स
प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट व्हेन स्टॉप्ड। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी में। तो बहुत स्ट्रॉन्ग हीटिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। अगर ह्यूमन स्किन पे फॉल करें तो सिवियर बर्न्स कॉज कर सकते हैं। इट कैन कॉज सिवियर बर्न्स। तो बहुत ही सिवियर बर्न्स कॉज कर सकते हैं ये, ठीक है। तो चलिए बेटा ये भी हो गया, नोट कर लीजिए, इट कैन कॉज सिवियर बर्न्स। लेट मी सी, मैं कुछ भूला तो नहीं, चेक कर लेने दो। हाँ बेटा, मेन प्रॉपर्टीज यही थी। हाँ यस, इसमें हाँ सारी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, मुझे लग नहीं रहा कोई प्रॉपर्टी छूटी है। चलिए लेट्स सी। ओके, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी और, बहुत सारी बुक्स में वो डिसइंटीग्रेशन लॉज की फॉर्म में गिवन है। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में ये प्रॉपर्टी होगी। कुछ बुक्स में सोडी फजान रूल्स करके, ये सोडी फजान लॉज या रूल्स करके ये मेंशन की गई है। एनीवे, नाम में कुछ नहीं रखा, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। आप इसको लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन में इंक्लूड करें या आप इसको सोडी फजान रूल्स कह के नाम दें, नाम कुछ भी हो, बट इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट क्या है? सपोज एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड है X, इसका एटॉमिक नंबर है Z, मास नंबर है A। इसमें से एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है। तो जब अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो अल्फा पार्टिकल को हम डिनोट किससे करते हैं? 2He4 से, प्लस इसमें कुछ एनर्जी एमिट होगी, Q से डिनोट करते हैं एनर्जी एमिटेड। अब यहां पे जो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा उसको मैं नाम दे रहा हूं Y। जो नया न्यूक्लाइड बना उसको नाम दे रहे हैं Y। तो Y में एटॉमिक नंबर विल बी reduced by 2 and mass number will be reduced by 4. So during emission of an alpha particle, atomic number is reduced by 2 and mass number is reduced by 4. This is very, very, very important. एटॉमिक नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 2, मास नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 4। वैसे भी बैलेंसिंग करके देखो भाई ये बाहर निकल रहा है ना, तो इसके पास एटॉमिक नंबर है 2, तो Z-2 हो जाना चाहिए, और मास नंबर है 4, तो यहां मास नंबर A-4 हो जाना चाहिए। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। हाँ, ये सोडी फजान रूल्स करके कुछ बुक्स में गिवन है और कुछ बुक्स में डिसइंटीग्रेशन के लॉज में गिवन है। एनीवे, ये लॉजिक समझ लो, जब जब अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो ऐसा होगा। अल्फा पार्टिकल में एक चीज और है, टनलिंग इफेक्ट, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा आपसे, टनलिंग ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो परेशान नहीं होना कि सर ने टनलिंग नहीं डिस्कस किया, मैं टनलिंग ऑफ न्यूक्लियस आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। लेकिन हां, यहां पे चलिए उसके साथ ही मैं कुछ और चीजें भी डिस्कस करूंगा जब मैं टनलिंग ऑफ न्यूक्लियस डिस्कस करूंगा, दैट इज एनर्जी एमिटेड, कितनी एनर्जी इसमें टोटल एमिट होगी, उन सब चीजों पे भी बात करेंगे, और अल्फा पार्टिकल कितनी एनर्जी लेकर एमिट करता है, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा एमिशन। याद क्या रखना है? अल्फा एमिशन में एटॉमिक नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 2 एंड मास नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 4। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड, राइट? ओके, अब हम आते हैं बीटा एमिशन में। और वैसे भी देख लो बेटा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकल गए, 4 न्यूक्लियॉन निकल गए, तो मास नंबर में 4 की रिडक्शन होगी, प्रोटॉन 2 कम हो गए तो एटॉमिक नंबर में 2 की रिडक्शन होगी। अब हम आते हैं बेटा बीटा एमिशन पे। तो बीटा एमिशन में क्या होता है? अगर ओरिजिनल पेरेंट न्यूक्लाइड का एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A है, अब यहां पे दो तरह के बीटा पार्टिकल्स हैं। पहले मैं बात करता हूं बीटा नेगेटिव की, E-10। तो अगर बीटा नेगेटिव एमिट होगा, प्लस एनर्जी तो एमिट होगी, नो डाउट्स। अब Z में से, पहले Z में से क्या माइनस किया था? 2, अब Z में से क्या माइनस करेंगे? -1, इजंट इट सो? तो एटॉमिक नंबर शुड बी इंक्रीज्ड बाय 1 और मास नंबर रिमेन सेम। ये कब होगा? जब जब बीटा नेगेटिव एमिट होगा। ये किसके एमिशन की बात हो रही है? ये बीटा नेगेटिव पार्टिकल, मतलब इलेक्ट्रॉन के एमिशन की बात हो रही है। और अगर बीटा पॉजिटिव एमिट हो, ZA, तो बीटा पॉजिटिव होता है E+10 पॉजिट्रॉन, एनर्जी तो एमिट होगी, साथ ही साथ अब Z में से क्या माइनस करेंगे? 1, तो यहां एटॉमिक नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 1 वेयर एज मास नंबर रिमेन सेम। तो आपको ध्यान क्या रखना है? जब जब बीटा पार्टिकल एमिट होगा, चाहे वो बीटा नेगेटिव हो चाहे वो बीटा पॉजिटिव हो, मास नंबर डज नॉट चेंज।
यहां पे भी मास नंबर ए रहा, यहां पे भी ए रहा, ओरिजिनल क्या था ए, मास नंबर डज नॉट चेंज। वेयर एज अगर आप एटॉमिक नंबर की बात करें बेटा, तो इन केस ऑफ बीटा नेगेटिव एमिशन आप नोट कर सकते हैं बेटा, इसको हाईलाइट कर लीजिए। इन केस ऑफ बीटा नेगेटिव एमिशन mass number remains same but atomic number is increased by 1, atomic number is increased by 1, ठीक है। and whenever beta positive is emitted, again in this case mass number remains same but atomic number is decreased by 1, atomic number is decreased by 1, atomic number is decreased by 1। बीटा पॉजिटिव होगा, सिंपल लॉजिक बेटा, अगर आपको बीटा पॉजिटिव पता है, z में से +1 माइनस करो, यहां z में से -1 माइनस करो। ये जो कंसेप्ट बता रहा हूं इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है, वहां पे एक न्यूक्लाइड गिवन होता है A, फिर गिवन होता है यहां पे अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ, फिर ये बन गया B, फिर यहां पे बीटा एमिट हुआ, फिर ये बन गया C, फिर अल्फा या फिर गामा कोई एमिट हुआ, ये बन गया D। इनमें से किसी एक का मास नंबर एटॉमिक नंबर गिवन होगा, बीच में किसी एक का, और किसी दूसरे का आपसे पूछा जाएगा या सबका पूछा जाएगा, ठीक है। तो किसी एक का, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, इट्स एन आर्बिट्रेरी एग्जांपल, प्लीज डोंट रिलेट इट विद द पीरियोडिक एलिमेंट्स। तो यहां पे मैं कोई एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज इसका एटॉमिक नंबर है 25 एंड मास नंबर इज 55, आई एम टेकिंग एन आर्बिट्रेरी एग्जांपल। तो देखिए यहां अल्फा एमिशन हुआ है, अल्फा एमिशन में एटॉमिक नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 2, तो मतलब यहां पे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इससे 2 ज्यादा होनी चाहिए, तो ये 27 होगा, और यहां मास नंबर 4 ज्यादा होना चाहिए, 59 होगा। जब बीटा एमिट हुआ, अब बीटा नेगेटिव एमिट हुआ है, तो अगर बीटा नेगेटिव एमिट हुआ है तो यहां पर बेटा जी, अब बीटा नेगेटिव एमिशन के दौरान मैंने बताया एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो ये हो जाएगा 26, वेयर एज मास नंबर डज नॉट चेंज, ये 55 रहेगा। और गामा की तो अभी आगे बात करने जा रहा हूं। जब जब गामा एमिट होता है, ना एटॉमिक नंबर में चेंज आती है, ना तो मास नंबर में कोई चेंज आती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस, और आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, शीट्स देखेंगे, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। सो बीटा नेगेटिव एमिट हुआ, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, बीटा पॉजिटिव एमिट हुआ, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1, एंड मास नंबर डज नॉट चेंज इन केस ऑफ बीटा एमिशन। क्यों? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कहां से आया, एक न्यूट्रॉन टूटा, किसमें टूटा बेटा, एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में, याद आया। देखो एटॉमिक नंबर मास नंबर बैलेंस्ड है, प्लस कुछ एनर्जी भी एमिट हुई, लेकिन एनर्जी के साथ एक पार्टिकल मैंने आपको बताया था एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। वैसे ही अगर कभी एक प्रोटॉन टूटे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, एक न्यूट्रॉन में प्लस एक पॉजिट्रॉन, प्लस यहां निकलेगा न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी, दिस इज न्यूट्रिनो, ठीक है। हां, तो इसमें आप ये भी देख सकते हो कि जब जब बीटा पॉजिटिव एमिट होगा प्लस न्यूट्रिनो एमिट होगा, इसमें प्लस एंटी न्यूट्रिनो एमिट होगा। और शायद यहां पर भी एसएल अरोड़ा में गलती की गई है, मेरे ख्याल से, मुझे अच्छे से याद नहीं है, किसी एक बुक में मैंने ऐसा देखा था, जहां तक मुझे याद है एसएल अरोड़ा ही है, उसमें जहां बीटा पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे, उसमें लिखा था इट इज अकंपनीड बाय द एमिशन ऑफ न्यूट्रिनो, लेकिन वहां बात वो बीटा नेगेटिव की कर रहे हैं, तो बीटा नेगेटिव में एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, बीटा पॉजिटिव में न्यूट्रिनो आएगा बेटा, ठीक है। दूसरी चीज, जब जब, अब यहां पे ये कौन सा पार्टिकल है, दिस इज बीटा नेगेटिव, ये वाला केस है, और ये कौन सा पार्टिकल है, दिस इज बीटा पॉजिटिव, ये वाला, ठीक है। समझ आ गई ये बात, ये बीटा पॉजिटिव एमिशन है। देखो बेटा यहां पे न्यूट्रॉन एक कम हो गया, लेकिन न्यूट्रॉन की जगह पे प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन की जगह पे अगर प्रोटॉन आ गया तो मास नंबर तो उतना रहेगा, एक न्यूट्रॉन, एक न्यूक्लियॉन कम हुआ, उसकी जगह दूसरा न्यूक्लियॉन आ गया, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया कि नहीं, अगर प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर शुड बी इंक्रीज्ड बाय 1, इजंट इट सो।
और अगर बीटा पॉजिटिव एमिट हो रहा है तो ये वाली रिएक्शन हो रही है, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोटॉन गायब हो गया, उसकी जगह न्यूट्रॉन आ गया, तो मास नंबर रिमेन सेम, लेकिन प्रोटॉन कम हुआ तो एज ए रिजल्ट एटॉमिक नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 1। तो ये याद रहेगा आपको बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं गामा एमिशन पे। तो बेटा जब जब गामा एमिशन होगा ना तो एटॉमिक नंबर बदलेगा ना तो मास नंबर बदलेगा, एक्स एक्स ही रहेगा, प्लस गामा पार्टिकल एमिट हो जाएगा। अब बेसिकली गामा पार्टिकल भी तो देखो कोई मैटर पार्टिकल है ही नहीं, ना तो चार्ज है ना तो मास है, तो ना तो मास नंबर बदलेगा ना तो एटॉमिक नंबर बदलेगा, ये सिंपली एनर्जी का एक पैकेट है, इट इज फोटोन ऑफ एनर्जी। तो फिर ये कब एमिट होता है? ज्यादातर गामा एमिशन किसके बाद होती है? बीटा एमिशन के बाद, क्योंकि जब बीटा एमिशन होती है तो बहुत सारी एनर्जी एमिट होती है, कुछ एनर्जी तो निकल आती है इनके साथ बाहर, बट कुछ एनर्जी बची रह जाती है न्यूक्लियस के पास। अब न्यूक्लियस के पास एनर्जी ज्यादा होगी तो फायदा है कि नुकसान? नुकसान है। न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए क्या करते हैं? एनर्जी सप्लाई करते हैं। अगर पहले ही एनर्जी आपने थोड़ी सप्लाई कर दी, थोड़ी एनर्जी ज्यादा हो गई, तो टूटने के चांसेस बढ़ गए। यूनिवर्स लव सिमेट्री। कोई भी जिंदा आदमी मरना नहीं चाहता है, बट यूनिवर्स लव सिमेट्री, नॉन लिविंग में भी ऐसा ही है। न्यूक्लियस की टेंडेंसी है कि वो टूटे ना, वो स्टेबिलिटी के लिए जो कर सकता है वो करेगा। तो बीटा एमिशन हुआ, इस दौरान बहुत सारी एनर्जी निकली, चाहे न्यूट्रॉन टूटा चाहे प्रोटॉन टूटा, बहुत सारी एनर्जी निकली। कुछ एनर्जी तो इन पार्टिकल्स के साथ बाहर आ गई, कुछ एनर्जी न्यूक्लियस के पास बची रह गई। एनर्जी न्यूक्लियस के पास बची रहेगी तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया। अब न्यूक्लियस चाहता है खुद को स्टेबल करे, स्टेबल करने के लिए उसको एनर्जी कम करनी पड़ेगी, तो बची हुई एनर्जी को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोन, गामा फोटोन की टर्म्स में, गामा फोटोन की फॉर्म में ये एमिट कर देगा। इट इज जस्ट एनर्जी पार्टिकल। या ऐसा कहिए जब ये एमिशन हुआ बहुत सारी एनर्जी न्यूक्लियस के पास बच गई, और एनर्जी ज्यादा होने का मतलब एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन्स में तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब दूसरे ऑर्बिट में जाना, क्योंकि वहां एनर्जी ज्यादा होगी तो ये हमेशा दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये नहीं है कि कोई ऑर्बिट बदलेगा। तो बेटा यहां पे ऑर्बिट तो नहीं बदलने वाला, बट एनर्जी ज्यादा है न्यूक्लियस के पास, तो न्यूक्लियस क्या करेगा? बची हुई एनर्जी को एक गामा फोटोन की फॉर्म में एमिट कर देगा। तो इस तरह से ये गामा एमिशन होगा। तो गामा एमिशन के दौरान नाइदर एटॉमिक नंबर नॉर मास नंबर चेंजेस, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाली। वही मैंने यहां दिखाया, ये 26 और 55 है, यहां पे भी ये 26 और 55 ही रहेंगे, क्योंकि यहां पे गामा एमिशन हुआ है। बीटा एमिशन में मास नंबर में कोई चेंज नहीं, बीटा नेगेटिव मास एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, बीटा पॉजिटिव एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1। इसमें अल्फा में मास नंबर रिड्यूसेस बाय 4, एटॉमिक नंबर रिड्यूसेस बाय 2। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी आई होप सबको। तो प्लीज नोट इट डाउन। अब इसके बाद बेटा अब हम रेडियो एक्टिविटी को और डिटेल में स्टडी करेंगे। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई along with emission of some particles like alpha, beta और gamma particles। इस तरह के particles emit होंगे। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई है। तो रेडियो एक्टिविटी या सिंपली इसको हम न्यूक्लियर एक्टिविटी भी कई बार कहते हैं। इस एक्टिविटी के लिए यूनिट्स क्या क्या हैं? इस एक्टिविटी के लिए हम क्या क्या यूनिट्स यूज करते हैं? सो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स हैं बेटा। सबसे पहली फंडामेंटल जो एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी, इसको हम एक्टिविटी भी कहते हैं। एक्टिविटी कह सकते हैं या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एक ही बात है, क्योंकि और तो कोई एक्टिविटी करेगा नहीं भैया, डांस तो करेगा नहीं है ना। तो जब मैं एक्टिविटी बोल रहा हूं तो न्यूक्लियस की एक्टिविटी एक ही तो है, रेडियो एक्टिविटी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई। तो इसके लिए एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो एसआई यूनिट इज 1 बेक्वेरल, BQ, एब्रीवेटेड फॉर्म में BQ।
चूंकि साइंटिस्ट के नाम पे है तो बी कैपिटल रखना है। 1 बेक्वेरल, बेक्वेरल फुल फॉर्म में लिखेंगे तो स्मॉल बी। फुल फॉर्म में किसी भी यूनिट को बेटा स्मॉल लेटर से इनिशिएट करते हैं। 1 बेक्वेरल, 1 बेक्वेरल स्टैंड्स फॉर 1 डिके पर सेकेंड या 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। उसके बाद एक कॉमन यूनिट है, कॉमन यूनिट। सो कॉमन यूनिट है बेटा 1 CI। 1 CI मींस 1 क्यूरी, मैडम क्यूरी के नाम पे, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे इसलिए C कैपिटल है, लेकिन फुल फॉर्म में लिखोगे तो C स्मॉल होगा। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बेक्वेरल कहो या डिके पर सेकेंड। सो इट इज 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 बेक्वेरल या डिके पर सेकेंड। और एक यूनिट हम और यूज करते हैं 1 RD। RD स्टैंड्स फॉर रदरफोर्ड, 1 रदरफोर्ड। तो ये साइंटिस्ट रदरफोर्ड के नाम पे थी। इट इज जस्ट 10 टू द पावर 6 बेक्वेरल, और बेक्वेरल का मतलब 1 डिके पर सेकेंड, 10 टू द पावर 6 डिके पर सेकेंड। तो ये रेडियो एक्टिविटी के लिए यूनिट्स हैं। एक्टिविटी भी कहते हैं हम इसको, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली, और कॉमन यूनिट्स भी यहां मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो याद रहेगा 1 बेक्वेरल, 1 क्यूरी एंड 1 रदरफोर्ड। हाँ, कभी कभी आप ये भी देखेंगे बेटा क्यूरी के साथ कुछ प्रीफिक्सेस लगाए होंगे, 1 मिली क्यूरी, क्योंकि क्यूरी बहुत बड़ी यूनिट है। तो मिली क्यूरी क्या है, यहां 10 टू द पावर 7 आ जाएगा, 3.7 इंटू 10 टू द पावर 7 बेक्वेरल। ऐसा यूनिट बेक्वेरल है, बेक्वेरल मतलब 1 डिके पर सेकेंड। और अगर मैं लिखूं 1 माइक्रो क्यूरी, तो माइक्रो क्या होता है, 10 टू द पावर -6, इसको मल्टीप्लाई करो 10 टू द पावर -6 से, दैट इज 3.7 इंटू 10 टू द पावर 4 बेक्वेरल। ये आ गया माइक्रो क्यूरी, राइट। और अगर हम देखें 1 बेक्वेरल इज बेसिकली 10 टू द पावर -6 रदरफोर्ड, तो आप ये भी कह सकते हैं दैट इज 1 माइक्रो RD। माइक्रो रदरफोर्ड इज 1 बेक्वेरल। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स थी, ठीक है। और इनके आपस में रिलेशंस, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम लॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, और बहुत सारी बुक्स में इन्हीं लॉज में सोडी फजान रूल्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बता दिए कि अल्फा बीटा या गामा एमिशन के दौरान मास नंबर और एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आती है। अब चलिए लॉज, लॉज मतलब कानून, फिजिक्स के कानून, नेचर के कानून। तो पहला लॉ क्या कहता है, ये पूरी की पूरी रेडियो एक्टिविटी को कवर करेंगे, ये जनरल लॉज है। सो राइट डाउन फर्स्ट लॉ, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आप लिख सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस फिनोमिना, रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस फिनोमिना, रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस फिनोमिना unaffected by physical conditions. Radioactivity is a spontaneous phenomena unaffected by physical conditions. कौन कौन सी? Like temperature, pressure, etc. So it is unaffected by physical conditions. It is, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, दिस इज अ स्पॉन्टेनियस फिनोमिना अनअफेक्टेड बाय फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस कौन कौन सी, लाइक टेम्परेचर, टेम्परेचर बदलने से रेडियो एक्टिविटी का रेट नहीं बदलेगा, प्रेशर बदलने से नहीं बदलेगा, एटसेट्रा। फिजिकल कंडीशन बदलने से बेटा रेडियो एक्टिव डिके का रेट नहीं बदलेगा, बट केमिकल रिएक्शंस के रेट बदलते हैं। केमिकल रिएक्शंस के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे, प्रेशर बदलने पे रेट ऑफ रिएक्शंस बदल जाते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। लेकिन रेडियो एक्टिविटी में टेम्परेचर, प्रेशर, फिजिकल कंडीशंस बदलने से कभी भी रेडियो एक्टिविटी का रेट नहीं बदलेगा। गॉट इट, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बदलेगा, नंबर 1। नंबर 2 लिखिए बेटा, इट इज गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ चांस, इट इज गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ चांस। व्हाट डज इट मीन? केमिकल रिएक्शन में तो ऐसा है, ये 3 मॉलिक्यूल या एटम साथ साथ हैं, इसने रिएक्शन शो की तो इसके बाद इसका नंबर आ जाएगा, इसके बाद इसका नंबर आ जाएगा। लेकिन रेडियो एक्टिविटी में ऐसा जरूरी नहीं है।
हो सकता है अभी ये वाला न्यूक्लियस टूटा हो, नेक्स्ट कोई ये वाला टूट जाए, या उधर का कोई और न्यूक्लियस टूट जाए। किस वक्त पे कौन सा न्यूक्लियस टूटेगा, इट इज गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ चांस। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट विच न्यूक्लियस विल डिके नेक्स्ट। इसके आगे लिख लो, दैट इज, इट मींस इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड दैट विच न्यूक्लियस विल डिके नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा न्यूक्लियस टूटेगा हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इट इज गवर्न्ड बाय लॉ ऑफ चांस, राइट। ये भी हो गया। नेक्स्ट बेटा जी, थर्ड में नो टू पार्टिकल्स आर एमिटेड साइमल्टेनियसली। नो टू पार्टिकल्स आर एमिटेड साइमल्टेनियसली। नो टू पार्टिकल्स आर एमिटेड साइमल्टेनियसली। कोई दो पार्टिकल इकट्ठे नहीं एमिट होंगे। एक वक्त पे एक न्यूक्लियस से एक ही पार्टिकल एमिट होगा, या अल्फा एमिट होगा, या बीटा एमिट होगा, या गामा। एक वक्त पे एक, कभी भी अल्फा बीटा इकट्ठे नहीं होंगे, बीटा गामा इकट्ठे नहीं होंगे, और ना ही कभी दो अल्फा इकट्ठे एमिट होंगे, ना ही कभी दो बीटा इकट्ठे एमिट होंगे, ना ही कभी दो गामा। अगर दो गामा पार्टिकल, ऐसा हो सकता है दो एमिट करें सेम न्यूक्लियस से, बट वन बाय वन एमिट होंगे। साइमल्टेनियसली कभी भी दो पार्टिकल्स एमिट नहीं हो सकते। दिस इज थर्ड लॉ। बाकी दो लॉज, वो अल्फा बीटा गामा, तीन लॉज तो वो भी फ्रेम किए जा सकते हैं, वो तो मैं बता चुका हूं। मास नंबर, एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आएगी। अब मैं आ रहा हूं फोर्थ लॉ पे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अगर कभी आपसे कोई पूछे व्हाट इज रेडियो एक्टिव डिके लॉ, डिके लॉ, लॉज नहीं, लॉ, लॉज में तो सारे आ गए। अगर सिंपली रेडियो एक्टिव डिके लॉ आपको स्टेट करने को कहा जाए तो आप इसमें एक ही लॉ मेंशन करेंगे, ये जो लॉ मैं अभी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। इन लॉज के बेसिस पे कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं, बट लास्ट लॉ के बेसिस पे मैथमेटिकल फॉर्मूले भी लिखेंगे और ग्राफ भी हम प्लॉट करेंगे, राइट। सो प्लीज राइट डाउन रेडियो एक्टिव डिके लॉ में द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। हम पहले बात कर चुके हैं, फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, कौन सा कब टूटेगा हमें नहीं पता, अनसर्टेनिटी। अब सर्टेनिटी क्या है, क्या हम जानते हैं रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के बारे में, तो लिखिए प्लीज। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the number of radioactive nuclei present in the sample. Rate of disintegration is always directly proportional to number of radioactive nuclei present in the sample. तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को हम लिखेंगे dN/dt, और ये वही रेट है जिसको हम एक्टिविटी भी कह सकते हैं। एक्टिविटी कहें या रेट कहें, एक ही बात है। तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके हो, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हो या एक्टिविटी हो, सेम है। दैट इज dN/dt, एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। ओरिजिनल नहीं, इस वक्त पे जो नंबर है। और साइन नेगेटिव आएगा, साइन नेगेटिव, क्योंकि हम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का है तो समझ आ रहा है कि कम ही हो रहा होगा। लेकिन जब dN/dt लिख रहे हैं तो इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब n में चेंज पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव, नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा ना, तो इसलिए हम -dN/dt लिखेंगे। -dN/dt दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट इन द सैंपल। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यहां पे मैं लिख रहा हूं, और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट, डिके रेट, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। सपोज इट्स एन आर्बिट्रेरी एग्जांपल। सपोज इनिशियली देयर वर 1000 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड लेट अस टेक एन एग्जांपल। इस वक्त पे रेट जो था वो 10 बेक्वेरल था। 10 बेक्वेरल मतलब 10 डिके पर सेकेंड था। थोड़ी देर के बाद हमने देखा नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई रिड्यूस होकर 500 हो चुके हैं, तो हम क्या देखेंगे, फिलहाल रेट भी रिएक्शन का कम हो चुका होगा। पहले जहां 1 सेकंड में 10 न्यूक्लियाई टूट रहे थे, अब 1 सेकंड में 5 ही टूट रहे हैं। थोड़ी देर के बाद नंबर
1000 से कम होके 100 हो गया, 1/10 हो गया, तो आप देखोगे डिके रेट भी 1/10 हो चुका होगा। जहां इनिशियली 1 सेकंड में 10 टूट रहे थे, अब 1 सेकंड में 1 ही टूटेगा। इंटरमीडिएट स्टेज में मान लीजिए बीच में कहीं 700 न्यूक्लियाई थे, तो तब रेट ऑफ डिके भी 7 बेक्यूरेल हो चुका होगा। रेट ऑफ डिके इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे तो तेजी से टूटेंगे, कम न्यूक्लियाई होंगे तो धीरे धीरे टूटेंगे। डिके रेट कम हो चुका होगा। मान लो थोड़ी देर के बाद न्यूक्लियाई बच गए 10, तो अब डिके रेट 0.1 बेक्यूरेल है, या आप ऐसा कह सकते हो 1 डिके इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड पर सेकेंड 1/10। अब ऐसा तो होगा नहीं 1/10 न्यूक्लियाई टूटेंगे, मतलब 10 सेकेंड में एक डिके होगी, ये इसका मीनिंग है। सो रेट ऑफ डिके इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। टेम्परेचर प्रेशर किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। जब ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे तो तेजी से टूटेंगे, पर सेकेंड ज्यादा टूटेंगे। जैसे जैसे नंबर कम होता जाएगा रेट ऑफ डिके भी कम होता जाएगा। ये कहता है रेडियो एक्टिव डिके लॉ। फाइन, समझ आ गया? ये केमिकल रिएक्शन की तरह नहीं है, टेम्परेचर प्रेशर बदल के रेट बदल लोगे, कंसंट्रेशन ऑफ वो बदल लोगे, नहीं। यहां सिंपली नंबर, कंसंट्रेशन भी नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम भी नहीं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। ज्यादा न्यूक्लियाई होंगे तो ज्यादा टूटेंगे, कम होंगे तो कम। इसका मतलब यह हुआ जैसे जैसे नंबर कम होता जाएगा, जैसे जैसे डिसइंटीग्रेशन होती गई, वैसे वैसे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी कम होता जाएगा। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा यह बात, रेडियो एक्टिव डिके को या किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड को, किसी सैंपल को पूरी तरह टूटने में, पूरी तरह डिसइंटीग्रेट करने के लिए कितना वक्त चाहिए? इनफाइनाइट। कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल कभी भी रेडियो एक्टिविटी से खाली नहीं मिलेगा। रेडियो एक्टिविटी चलती रहेगी, सिर्फ रेट कम हो जाएगा। जैसे जैसे नंबर और कम होता जाएगा रेट और कम होता जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो सैंपल पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो चुका हो। इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम, राइट? हां, एक चीज जरूर है, हाफ लाइफ आपने पढ़ा होगा, अभी आगे डिस्कस करता हूं। ओरिजिनल नंबर से हाफ तक आने का वक्त 1000 से 500 तक आने में उतना ही टाइम लगेगा, 700 से 350 आने में उतना टाइम लगेगा, 100 से 50 आने में उतना टाइम लगेगा, 500 से 250 तक आने में उतना टाइम। ओरिजिनल नंबर से हाफ तक आने का टाइम फिक्स्ड है, बट रेट फिक्स्ड है, पूरी तरह कभी खाली नहीं होगा। सो इसीलिए कोई भी सैंपल आप ले लें, वो कभी रेडियो एक्टिविटी से पूरी तरह खाली नहीं हो सकता, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना पड़ा हो, बिकॉज इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम फॉर अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड या सैंपल टू डिके कंप्लीटली, राइट? ये बात आपको समझ आ गई? सो दिस इज रेडियो एक्टिव डिके लॉ। क्योंकि ये जो भाषा मैंने यहां लिखी है dN/dt, तो इसकी टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए टाइम और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, टाइम और नंबर, मैं इसको यहां प्लॉट करता हूं, टाइम एंड नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। टाइम 0 पे जो ओरिजिनल नंबर था उसको मैंने नाम दे दिया n0। n0 जहां लिखूंगा वहां उसका मतलब क्या है? ओरिजिनल नंबर, स्टार्टिंग में टाइम 0 पे जो नंबर था। किसी जनरल टाइम t पे, किसी जनरल टाइम t पे, कोई टाइम t, वहां पे इसका नंबर कम होके कितना हो गया? n, मतलब प्रेजेंट नंबर कितना है? n। अब टाइम t के बाद एक छोटा सा इंटरवल लूं, t प्लस dt, इसमें कुछ और न्यूक्लियाई टूटेंगे, इस अगले dt में dn नंबर टूटेंगे, तो अब कम हो जाएगा ना, नंबर n था, n से कम होके कितना हो गया? n माइनस dn, टाइम t प्लस dt। तो मतलब इस dt टाइम के अंदर कितने टूटे? dn। तो चेंज पॉजिटिव आई कि नेगेटिव? नेगेटिव। सो इसलिए हम कहते हैं माइनस dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। जब मैथमेटिक्स यूज करेंगे तो वहां सिंबल्स का अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो हां, जब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन पूछा जाए फिर नेगेटिव साइन आप हटा सकते हैं, फिर आप न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे उतने बैक्यूरेल, लेकिन यहां पे नेगेटिव साइन आप लगाएंगे, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, फोकस कीजिएगा। तो जब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। यहां वो कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं लैम्डा। सो इट इज इक्वल टू लैम्डा इनटू n। व्हाट इज दिस लैम्डा? दिस लैम्डा इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट, या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहो या डिके कांस्टेंट, एक ही बात है।
तो यहां पर जो कांस्टेंट आया वो रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट है। क्या होता है डिके कांस्टेंट? हाउ कैन वी डिफाइन इट? लैम्डा इज इक्वल टू माइनस dn/dt अपॉन n, लेकिन यहां पे हम मॉड ले लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, हमें साइन नेगेटिव नहीं लेना कांस्टेंट के साथ। सो dn/-dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू n। ये कहां से आया? सिंपली यही फॉर्मूला है, बस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाया। हो सकता है केमिस्ट्री में डिके कांस्टेंट को आपने लैम्डा से ना डिनोट करके के से डिनोट किया हो, है वही है, अलग नहीं है, वही वाला कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए। सो लैम्डा इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस dn/dt अपॉन n। तो क्या अब आप रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं? कोशिश कीजिए। सो डिके कांस्टेंट, राइट डाउन, डिके कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। मैंने बोला ना रेट में नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, मॉड लेंगे। इट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल, रेट टू नंबर। जैसे यहां पे देखो, अगर यहां पर मैं लैम्डा की वैल्यू चाहता हूं तो इट इज अ रेशियो ऑफ, लैम्डा कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट नहीं है बट डिके कांस्टेंट है, ये फिक्स्ड वैल्यू है। रेट अपॉन नंबर 10/1000, तो ये 10/1000 आ रहा है, 10/1000 मतलब 1/100, सॉरी इट इज 1000, तो ये 0 कैंसिल हो गया, 1/100। यहां देखो 7/700 कैंसिल करो, ये भी 1/100 आ गया। 5/500 ये भी 1/100 आ रहा है, या 1/100, कहीं पे भी देख लो, ये तो कांस्टेंट है ना। रेट और नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट रेट और नंबर की जो रेशियो है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की रेशियो, दैट इज ऑलवेज अ फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट। फाइन, ये बात आपको समझ आई? हाँ, अब एक चीज और समझना, अगर एग्जाम में पूछा जाए, ये गलत नहीं है, ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसके आगे वाली डेफिनेशन ज्यादा मीनिंगफुल है। इसके आगे एक डेफिनेशन और लिखाऊंगा रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट, वो ज्यादा मीनिंगफुल होगी, वो ज्यादा मीनिंगफुल होगी, तो इसलिए वो वाली डेफिनेशन आपने प्रेफर करनी है। ये गलत नहीं है, ये करेक्ट है, लेकिन वो वाली आपने प्रेफर करनी है। चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए बेटा, इसी से क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, dn/n, n को मैं लेफ्ट साइड पे ले आऊंगा, दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू dt, लिख सकते हैं कि नहीं? अब हम इसी डिके लॉ को एक दूसरी फॉर्म में लाएंगे, इस फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो अब आप क्या करेंगे, यू इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स, विद इन प्रॉपर एप्रोप्रिएट लिमिट्स। तो अगर प्रॉपर लिमिट्स के अंदर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो व्हाट विल आई गेट? देखो लेफ्ट साइड पे क्या है, इंटीग्रल ऑफ dn/n, लिमिट्स अभी देनी बाकी है। राइट साइड पे है इंटीग्रल ऑफ माइनस लैम्डा dt। अब टाइम की लिमिट्स होंगी, इनिशियल टाइम 0, प्रेजेंट टाइम t। अब नंबर की टर्म्स में लिमिट, तो देखिए बेटा टाइम 0 पे जो नंबर था उसी को हमने डिनोट किया था n0 से, ओरिजिनल नंबर, और टाइम t पे जो प्रेजेंट नंबर है दैट इज n, तो लिमिट्स आ गई n0 से लेकर n तक, राइट। बस इंटीग्रेट कीजिए, dn/n का इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉगरिदम ऑफ n, नेचुरल लॉगरिदम। जिसको नेचुरल और कॉमन नहीं पता वो मेरा वीडियो देख लीजिएगा लॉगरिदम वाला। लिमिट्स n0 से लेकर n, यहां पे माइनस लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dt का इंटीग्रल t, लिमिट्स 0 to t। दिस इंप्लाइज दैट, अब लिमिट पुट कीजिए, log ऑफ n टू द बेस e माइनस log ऑफ, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, n0 टू द बेस e दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू t माइनस 0, अपर लिमिट, देन माइनस करके लोअर लिमिट, राइट। ओके, आप जानते होंगे log m माइनस log n क्या होता है, log ऑफ m अपॉन n, log ऑफ m अपॉन n, log ऑफ n अपॉन n0 आ गया, बेस वही रहा e, दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी, राइट। अब ध्यान देना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, n अपॉन n0, ज्यादातर बच्चे लिख सकते हैं लेकिन वो उन्होंने रटा होता है, उनको लॉजिक नहीं पता।
बेसिकली लॉगरिदम में बेस हमेशा इंपॉर्टेंट है। बेस का मतलब होता है लॉग ऑफ दिस टू द बेस ई। इसका मतलब ई को मैं कितनी पावर दूं कि ये बन जाए, तो यहां पर राइट साइड में ये आ रहा है, इसका मतलब ई को इतनी पावर देंगे तो ये क्या बनेगा, n अपॉन n नॉट। दिस इंप्लाइज दैट फाइनल नंबर n इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर n नॉट into e to the power minus lambda into t. This is exponential form of decay law. This is exponential form of decay law. Exponential form of decay law. तो ये decay law की exponential form है, e to the power something की फॉर्म में हमने इसको लिखा है। That is why it is called as exponential form of decay law. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, बिकॉज ये ओरिजिनल नंबर के साथ रिलेट कर रहा है प्रेजेंट नंबर को। ओरिजिनल नंबर के साथ रिलेट कर रहा है प्रेजेंट नंबर को। गॉट इट? अब यहीं पर बेटा, अब आपको याद होगा, मैथमेटिक्स वालों को तो अच्छे से याद होगा, x और e टू द पावर x का ग्राफ कैसा बनता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। हम कहते हैं ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, वैसे यहां पे भी होता है अगर आप सिस्टम को फॉलो करें तो, बट बहुत सारे लोग सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो एक या दो न्यूमेरिकल स्ट्रकअप होने पर रुक जाते हैं। आपको हर दिन कुछ असाइनमेंट मिलती है, असाइनमेंट पूरी कीजिए, सबमिट कीजिए, डाउट्स पूछिए, तब आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपना सिस्टम फॉलो करते हैं, दैट्स नॉट बैड, बट ज्यादा गलतियां करोगे और फिर टाइम ज्यादा लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी मैं 11th के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, तो किसी का सिलेबस स्कूल में एक चैप्टर आगे चला गया, तो बच्चे ने यूट्यूब से वीडियोस देखे, करने की कोशिश की, चलो अच्छी बात है। जब मैंने वही चैप्टर करवाया, सेम चैप्टर जब मैंने करवाया, मैंने 5 लेक्चर्स में कंप्लीट किया, उसने यूट्यूब पे 12 लेक्चर्स देखे, और उसके बाद जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए, नीट के, जेई के, तो सारे क्वेश्चंस उन कंसेप्ट्स में से निकल रहे थे जो मैं क्लास में पढ़ा चुका था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम होम यू आर लर्निंग, फ्रॉम होम यू आर लर्निंग, एक्सपीरियंस कैसा है और कमिटमेंट कैसी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए एनीवे, कमिंग बैक टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ ऐसा है, लेकिन यहां पावर नेगेटिव है। पावर नेगेटिव है तो यहां से ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, टाइम की वैल्यू अगर 0 पुट कर दूं तो नंबर क्या हो जाना चाहिए, n नॉट। फॉर्मूला भी यही कह रहा है और हम भी यही कह रहे थे पहले से। तो यहां पर बेटा अगर मैं ये ग्राफ प्लॉट करूं, कौन सा ग्राफ, यहां पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और यहां पर टाइम t, तो ओरिजिनल नंबर जो है वो क्या है, वो n नॉट है। n नॉट इज द ओरिजिनल नंबर। यहां से ग्राफ ऐसे नीचे को जाएगा, ऐसे यहां पे, लेकिन इस एक्सिस को टच नहीं करेगा बेटा, इसको टच करेगा वो इनफाइनाइट टाइम पे जाके, आगे चल के ये ग्राफ इस एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने डायरेक्टली बताया, एक और टेक्निक बताऊंगा ग्राफ प्लॉट करने की, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ बना के आपको देगी, लेकिन वो हाफ लाइफ के बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया एक्सपोनेंशियल लॉ हमने किस तरह से, फंडामेंटल डिके लॉ, बस सिंपल इंटीग्रेशन की तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया और ग्राफ प्लॉट किया। अब मैंने अभी अभी कहा था डिके कांस्टेंट को हम फिर से डिफाइन करेंगे, तो यहां पर बेटा अब हम डिके कांस्टेंट को डिफाइन करने जा रहे हैं, फिर से डिके कांस्टेंट को। इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, लैम्डा की वैल्यू 1 अपॉन टी पुट करो, देन n इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई टू द पावर -1, ये ऐसा लो, और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1/e टाइम्स n नॉट। तो बेटा अब आप डिके कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। डिके कांस्टेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, डिके कांस्टेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, उस टाइम का रेसिप्रोकल है लैम्डा। किस टाइम का, इन विच number of radioactive nuclei reduced to 1 upon e times the original number, 1 upon e times the original number। समझ आया आपको ये? So it is the reciprocal of time, lambda, radioactive decay constant, please note it down। radioactive decay constant is the reciprocal of time in which number of radioactive nuclei
in which the number of radioactive nuclei present in the sample reduced to 1 upon E times the original number। ठीक है, यहां पे ऐसे लिख लो, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे 1 upon E is 2.718 नॉन टर्मिनेटिंग है टाइम्स एन नॉट, ये सर दो। ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकल के आती है बेटा, जस्ट अ मोमेंट, हाँ 1 अपॉन, ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी 0.368 टाइम्स एन नॉट, या फिर 36.8% ऑफ एन नॉट। तो फिर से देख लो, रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इन विच नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिड्यूस टू 1 अपॉन ई टाइम्स ओरिजिनल नंबर कहो, या 0.368 टाइम्स ओरिजिनल नंबर कहो, या 36.8% ऑफ द ओरिजिनल नंबर, 36.8% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। या आप इसको ऐसा कह लीजिए, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, मान लीजिए ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे कितने, 1000, ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने थे, 1000। कितना वक्त लगा 1000 से रिड्यूस होकर 0.368 तक आने के लिए, सॉरी 0.368 तक। 1000 ओरिजिनल नंबर था, 1000 से अगर ये नंबर रिड्यूस होकर 368 पे आया तो इसके लिए कुछ ना कुछ वक्त लगा होगा, टाइम टी लगा होगा। इस टाइम का जो रेसिप्रोकल होगा वही क्या होगा, डिके कांस्टेंट, राइट। सो आई होप आपको डिके कांस्टेंट समझ आया होगा बेटा। नो डाउट वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है, बट आज के वीडियो में मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा आपका, ताकि अगले वीडियो के लिए सिर्फ एक ही चीज हमारे पास पेंडिंग हो, दैट इज न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। न्यूक्लियर रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, ये पार्ट आपको क्लियर हो चुका है। लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, डिसइंटीग्रेशन, इसमें लास्ट वाला लॉ जो कि मैथमेटिकल लॉ है वो क्या कहता है, डिके रेट या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। यहां पे हमने डिके कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, पहले यहां पे डिफाइन किया, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लाई, फिर यहां पे हमने इसको दोबारा से डिफाइन किया, ठीक है। चलिए, अब अगला टॉपिक जो है बेटा यहां पे, दैट इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ या हाफ लाइफ पीरियड भी कहा जाता है इसको। कैपिटल टी से डिनोट कर सकते हैं या टी के साथ सबस्क्रिप्ट हाफ यूज किया जाए, बात एक ही है। आप किसी भी तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। व्हाट इज हाफ लाइफ? हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड। डिके कांस्टेंट किसका होगा? किसी पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड का, किसी पर्टिकुलर सैंपल का। यूरेनियम 238 का अपना है, रेडियम का अपना, हर एक का अपना। नेचर ऑफ मटेरियल बदलोगे, एक मटेरियल के लिए डिके कांस्टेंट फिक्स्ड है, रेट बदल रहा है लेकिन डिके कांस्टेंट फिक्स्ड है, ठीक है। यूरेनियम 235 का अपना होगा, यूरेनियम 238 का अपना होगा, रेडियम का अपना होगा, सबका अलग अलग होगा। लेकिन एक न्यूक्लाइड के लिए, न्यूक्लाइड मतलब एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ न्यूक्लियाई के लिए ये फिक्स्ड होगा, डिके कांस्टेंट। वैसे एक पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए हाफ लाइफ फिक्स्ड है। अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था 1000 से 500 तक आने में जितना टाइम लगेगा, ठीक उतना ही टाइम 500 से 250 तक आने में लगेगा। ओरिजिनल नंबर से हाफ नंबर तक आने का टाइम फिक्स्ड होगा। कभी कभी ऐसा भी कह देते हैं हम, हालांकि मीनिंग समझ होना चाहिए, शब्दार्थ पे नहीं जाना, भावार्थ पे जाना। अक्सर हम कहते हैं इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन। वैसे ये थोड़ा सा गलत है, लॉजिकली गलत है, शब्दों के हिसाब से गलत है। वैसे अगर आपको मीनिंग समझ आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है लॉजिक समझ आना चाहिए। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट। भाई एक भी न्यूक्लियस टूटा तो रिएक्शन तो पूरी होगी, रिएक्शन तो कंप्लीट है ना। एक भी टूट गया तो रिएक्शन आधी थोड़ी है, रिएक्शन आधी नहीं है। इट इज द टाइम इन विच number of radioactive nuclei reduced to half the original number. Time taken by the radioactive sample to reduce from number n0 to n0 by 2. अगर यहां पे टाइम कैपिटल टी हो, इसी को आगे प्रोड्यूस करो, तो टाइम कैपिटल टी या टी हाफ के अंदर ये नंबर कितना हो चुका होगा? n0 by 2। वो टाइम जिसके अंदर नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई आधे हो जाए, आधे सैंपल में से आधा सैंपल डिसइंटीग्रेट हो गया और आधा सैंपल
पेंडिंग है। आधे न्यूक्लियाई टूट चुके हैं और आधे हैं, उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड या सिंपली हाफ लाइफ। क्लियर? ओके, इसका मतलब यह हुआ व्हेन स्मॉल टी टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी, जब ये टाइम कैपिटल टी के बराबर होगा, देन नंबर इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन टू। यस और नो? जब टाइम कैपिटल टी मतलब हाफ लाइफ होगा तो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हाफ ऑफ द ओरिजिनल नंबर हो चुके होंगे। अगेन सेम फंडामेंटल इक्वेशन यूज करो, n इज इक्वल टू एन नॉट। ठीक है, तो यूजिंग दिस इक्वेशन मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं, आप लिख सकते हैं इसके आगे ब्रैकेट में। तो प्रेजेंट नंबर कितना हो गया? एन नॉट अपॉन टू, ओरिजिनल नंबर एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू कैपिटल टी आएगा कि नहीं? ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इज 1/2। रेसिप्रोकल ले लो दोनों साइड्स का। दिस इंप्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर प्लस लैम्डा टी। यस और नो? ई को कितनी पावर दें कि 2 बन रहा है? ई को कितनी पावर दें, ई को कितनी पावर दें कि ये बने, वो है ये। तो हमने ये लिखा, यहां पे इस फॉर्म में लिखा और हमें इस फॉर्म में लाना है। तो ई को कितनी पावर दें कि 2 बनेगा? ई को पावर देंगे लैम्डा टी तो ये 2 बनेगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है log of 2 to the base e, log of 2 to the base e is lambda into capital T, right? नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2। अब नेचुरल लॉगरिथम की वैल्यू कहां से ढूंढेंगे? लॉग टेबल में तो कॉमन लॉग की वैल्यू मिलती है। तो नेचुरल लॉग को जब भी हम कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं, और इसकी डिटेल्स मेरे लॉगरिथम वाले 2 वीडियोस है, उसमें अच्छे से एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, अगर दो वीडियोस पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर लोगे आप लॉगरिथम पे। ठीक है, लॉगरिथम को कैलकुलेशन के लिए कैसे यूज करना है उसमें वो भी गिवन है, सब चीजें गिवन है। एनीवे, नेचुरल लॉगरिथम को कभी भी कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना पड़े तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 से। किससे? 2.303 इंटू नेचुरल लॉगरिथम की जगह अब आ जाएगा कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम में बेस होता है 10, और ये जो कॉमन लॉगरिथम ऑफ 2 है, अगर आप लॉग टेबल उठा के इसकी वैल्यू निकालोगे इट इज 0.3010। ये मैंने उस वीडियो में सारा सिखाया, आप लोगों को 11th में भी सिखाया, बार बार सिखा चुका हूं, बट जब तक जरूरत नहीं होती तब तक ब्रेन पिक नहीं करता। चलिए, एनीवे, तो लैम्डा और टी का जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वो आ जाएगा 0.693। तो यहां से हमें पता चल गया हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। तो अब आपको किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड का हाफ लाइफ पता होगी तो लैम्डा मिल जाएगा, डिके कांस्टेंट मिल जाएगा। डिके कांस्टेंट पता तो आपको हाफ लाइफ की वैल्यू मिल सकती है, राइट? इजंट इट सो? क्लियर हो गया बेटा ये? तो हाफ लाइफ अगर लैम्डा पता है तो टी हाफ मिल जाएगा, और टी हाफ पता है तो आपको अब लैम्डा मिल सकता है। ये एक्सप्रेशन आपको यहां पे मिल चुकी है। फाइन, इसके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी और करेंगे हम। अगेन टाइम के साथ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। तो टाइम 0 था तो नंबर क्या था? n0। टाइम अगर कैपिटल T होगा 1 हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ कहते ही उसको जिसमें नंबर रिड्यूस होकर कितना हो जाए? हाफ। टाइम अगर टाइम के साथ एक कॉलम और बना लें यहां पे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। यहां पे 0 हाफ लाइफ्स, यहां 1 हाफ लाइफ, यहां 2 हाफ लाइफ, टाइम 2t है। तो 2 हाफ लाइफ होगी। पहली हाफ लाइफ में नंबर n0 से n0/2 हुआ, अगली हाफ लाइफ के अंदर इसका भी हाफ हो जाएगा n0/4। 3 हाफ लाइफ टाइम 3t में नंबर इसका भी हाफ हो जाएगा, n0/8 हो जाना चाहिए। यस और नो? अब ध्यान से देखना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं n0 इंटू 1/2 टू द पावर 1? क्या मैं इसको लिख सकता हूं n0 इंटू 1/2 टू द पावर 2? क्या मैं इसको लिख सकता हूं n0 इंटू 1/2 टू द पावर 3? कैन इट बी रिटन लाइक दिस? यस और नो? जस्ट चेक इट आउट। 2 का क्यूब 8 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं n0 इंटू 1/2 टू द पावर 0। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1।
इसका मतलब अब हम यहां पे जनरलाइजेशन करने जा रहे हैं। अगर n नंबर ऑफ हाफ लाइफ होंगी, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ होंगी, n इंटू कैपिटल टी टाइम टेकन होगा, n इंटू कैपिटल टी, तो ये नंबर क्या हो जाना चाहिए, n नॉट इंटू 1/2 टू द पावर n। जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है वो 1/2 की पावर आ रही है, तो नंबर किसके इक्वल हो गया, n नॉट इंटू 1/2 टू द पावर n। तो एक और एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन थी मेन आपकी, दूसरी एक्सप्रेशन यहां से हमारे पास क्या आ गई, नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर इंटू 1/2 टू द पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, मतलब गिवन टाइम अपॉन हाफ लाइफ पीरियड। सपोज हाफ लाइफ है 10 ईयर्स, हाफ लाइफ इज 10 ईयर्स और आपको टाइम गिवन है 20 ईयर्स, तो 20 ईयर में कितनी हाफ लाइफ होंगी, 20/10। सो व्हाट इज दिस स्मॉल टी, स्मॉल टी इज गिवन टाइम, एंड व्हाट इज कैपिटल टी, दैट इज हाफ लाइफ या हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ और हाफ लाइफ पीरियड, दैट इज कैपिटल टी। समझ आ गई ये एक्सप्रेशन। तो ये दो एक्सप्रेशंस हैं बेटा जिनको आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, इन दो एक्सप्रेशंस को हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा, इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके आप इस ग्राफ को दोबारा प्लॉट कर सकते हैं। मैंने कहा था ना ये ग्राफ एक और तरीके से प्लॉट करवाऊंगा, तो वो ये है बेटा। आई डोंट नो वेदर ये, मैं देखूं कैमरा के फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा, नहीं, इट्स ओके, वी हैव अ स्पेस। मैं थोड़ा और लेफ्ट ले जाता हूं। तो चलिए, इस एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n, जो कि ओरिजिनल नंबर है n नॉट। यहां पे टाइम प्लॉट करेंगे, टाइम अब कैपिटल T की टर्म्स में, 1 कैपिटल T, 2 कैपिटल T, 3 हाफ लाइव्स, 3 कैपिटल T, 4 हाफ लाइव्स एंड सो ऑन। तो देखिए बेटा, ये नंबर जो था ये आ गया n नॉट, ओरिजिनल नंबर। n नॉट का हाफ मार्क करो, n नॉट बाई 2, n नॉट अपॉन 4 मार्क करो, n नॉट बाय 4, n नॉट बाय 8 मार्क करो। अभी अभी हमने बोला था जब टाइम 0 है तो नंबर कितना है, n नॉट, ओरिजिनल नंबर इज n नॉट, तो यहां से ग्राफ शुरू होगा। जब टाइम 1t है तो नंबर कितना हो गया, n नॉट बाय 2। 2 हाफ लाइफ के बाद नंबर कितना हो गया, 2t के बाद n नॉट बाय 4, ये पॉइंट आ गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आ गया। जब 3 हाफ लाइफ्स होगी तो ये नंबर कितना हो गया, n नॉट बाय 8। बस इन पॉइंट्स को फ्री हैंड से ज्वाइन करते हुए जाओ, आपको अगेन वही ग्राफ मिल जाएगा। पहले इस इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट किया, अब इस इक्वेशन से भी प्लॉट कर लिया हमने। और बार बार कह रहा हूं बेटा, ये जो दो इक्वेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। जब जब कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको यही दो इक्वेशंस ओवर एंड अगेन इस्तेमाल करनी होगी, ठीक है। तो बेटा अगले 5-7 मिनट में खत्म कर रहा हूं आज का टॉपिक। स्टे फोकस्ड। जोश बहुत जरूरी है, जोश के बिना आप दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। कुछ हटके करना तो जोश जरूरी है। हटके क्या करना है, कुछ नहीं भाई, एक साइड फिजिक्स आपके लिए मुसीबत और एक साइड फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। बीच की जर्नी, बीच में एक दरिया है, आग का दरिया, डूब के जाना है। हाँ, आपके पास इनपुट क्या होना चाहिए, सिर्फ आपका जोश। तो जोश डाउन मत होने देना बेटा, स्टे एक्साइटेड। चलिए आगे। तो समझ आ गया हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के लिए एक्सप्रेशन भी आ गई हमारे पास, और ये नंबर ऑफ हाफ लाइव्स की टर्म्स में हमने यहां पर यह भी डिस्कस कर लिया कि फाइनल नंबर कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल आफ्टर n नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, ठीक है। तो ये चीज हम यहां पे अभी तक कर चुके हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट, एवरेज लाइफ, एवरेज या फिर आप इसको मीन लाइफ कह सकते हैं, एवरेज लाइफ और मीन लाइफ। इट इज डिनोटेड बाय, यहां आप इसको टाउ से डिनोट करो या टी एवरेज लिख लो, एक ही बात है, आइदर टाउ या टी एवरेज। सो व्हाट इज मीन लाइफ? पहली चीज, मीन लाइफ, कभी हम मीन वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी, कभी मीन वैल्यू किसी भी, तो मीन
हाँ जी बेटा, तो मीन वैल्यू की मैं बात कर रहा था आपसे। व्हाट इज मीन वैल्यू? तो मीन वैल्यू, जब भी कोई क्वांटिटी वेरिएबल हो तभी मीन का कंसेप्ट आता है, इजंट इट सो? एवरेज का कंसेप्ट आएगा ही तब जब कोई क्वांटिटी वेरिएबल हो। तो यहां पहला न्यूक्लियस अभी टूट गया, आपने सैंपल रखा, एक न्यूक्लियस 1 घंटे के बाद टूटा, कोई न्यूक्लियस कल टूट रहा है, कोई परसों टूट रहा है, और कोई 5 साल के बाद टूट रहा है। किसी की लाइफ 0 सेकेंड है, किसी की लाइफ 1 सेकेंड है, किसी की 10 सेकेंड है, किसी की 1 आवर, किसी की 1 डे, किसी की फ्यू मंथ्स, किसी की 1 ईयर, किसी की 5 ईयर। सबकी लाइफ अलग अलग है कि नहीं? तो एवरेज लाइफ कैसे डिटरमिन करेंगे भाई? सबकी लाइफ को एड अप कर दो, डिवाइड बाय द ओरिजिनल नंबर एंड नॉट कर दो। सबकी लाइफ्स को एड अप करो, डिवाइड बाय द ओरिजिनल नंबर एंड नॉट करो। इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि डेरिवेशन में हम इंटीग्रेशन करते हैं बाय पार्ट्स, और ज्यादातर मेडिकल के स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। हालांकि मैंने आप लोगों को ये करवाया हुआ है क्लास 11th में बाय पार्ट्स, तो बट फाइनल रिजल्ट की पहले बात कर लेते हैं। इट इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ द डिके कांस्टेंट। सिंपल, अब याद रहेगा, एवरेज लाइफ इज रेसिप्रोकल ऑफ डिके कांस्टेंट। और डिके कांस्टेंट क्या था उस टाइम का? रेसिप्रोकल, जिसमें नंबर रिड्यूस होके 0.368 टाइम्स ओरिजिनल नंबर या 36.8% पे आ जाए। यानी कि वही वाला टाइम जिसमें नंबर 1000 से उतर के 368 पे आ जाए, 1000 से उतर के, उस टाइम, वही टाइम क्या होगा? एवरेज लाइफ। और ऑलरेडी आप लैम्डा की वैल्यू जानते हैं, लैम्डा इज 0.693 अपॉन कैपिटल टी। ये सिर्फ लैम्डा है, ठीक है? तो एज ए रिजल्ट ये बन जाएगा, सॉरी, दिस इज कैपिटल टी डिवाइडेड बाय 0.693, और ये आ जाएगा 1.44 कैपिटल टी। तो ये सारी चीजें जो अभी तक हमने डिफाइन की, डिके कांस्टेंट, हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, ये किसी एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड के लिए है, किसी एक सैंपल के लिए है। सो लैम्डा और एवरेज लाइफ में रिलेशन ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। हाफ लाइफ के साथ अगर रिलेट करोगे 1.44 टाइम्स टी, और लैम्डा अलग से आप जानते हैं 0.693 अपॉन टी। करेंगे कैसे? मैं टेक्निक आपको बता देता हूं। इनफैक्ट जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो तो जरूर सॉल्व कीजिए और मुझे सॉल्व करके सेंड करो। इसमें आपकी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इंटीग्रेशन की। तो देखिए बेटा, अभी भी मैंने ग्राफ प्लॉट किया, एक टेबल बनाया था, यहाँ पे टाइम, और टाइम के साथ यहाँ पे नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई लिखा था। टाइम 0 पे नंबर n नॉट, टाइम t पे नंबर n, टाइम t प्लस dt पे नंबर n माइनस dn, ठीक है? तो ये जो dn न्यूक्लियाई है अभी अभी टूटे हैं ना, टाइम t के बाद अगले छोटे से इंटरवल में। तो ये जो डीएन न्यूक्लियाई कितनी देर तक जिंदा रहे? जिंदा रहने का मतलब डिसइंटीग्रेट नहीं हुए, टाइम टी तक। तो टोटल लाइफ ऑफ डीएन न्यूक्लियाई, सिर्फ ये जो डीएन अभी अभी टूटे हैं, इन डीएन न्यूक्लियाई की टोटल लाइफ कितनी होनी चाहिए? हर एक की लाइफ है टी, तो ये डीएन इंटू टी हो जाएगा कि नहीं? सोचो, डीएन इंटू टी, टी टाइम तक ये जिंदा रहे, उसके बाद ये टूट गए। कितने टूटे? डीएन। तो डीएन की टोटल लाइफ हो गई है। अब अगर आपको चाहिए टोटल लाइफ ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई, उसके लिए हमें क्या करना होगा? डीएन इंटू टी को इंटीग्रेट करना चाहिए, और फिर एवरेज लाइफ कहो, टी एवरेज कहो या टाउ कहो, वो क्या होगा? टोटल लाइफ इंटीग्रल ऑफ डीएन इंटू टी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल नंबर होगा। अब यहां पे बेटा dn है, जब dn लिखा हुआ है तो इसकी लिमिट्स होनी चाहिए n0 से लेकर 0। टोटल लाइफ चाहिए ना, शुरुआत में नंबर n0 और फाइनल नंबर 0। हां, अब इसकी इंटीग्रेशन में आप क्या करोगे? इस dn को कन्वर्ट करोगे एज अ फंक्शन ऑफ t। तो उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। यहां से देखो, क्या आप dn अपॉन dt निकाल सकते हैं? dn अपॉन dt, n0 तो कांस्टेंट है, e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, e टू द पावर x का डेरिवेटिव यही होता है, बट विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां क्या? माइनस लैम्डा टी। तो इनटू आपको माइनस लैम्डा से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? ठीक है। तो dn की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी माइनस लैम्डा n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। तो ये आ जाएगी dn की वैल्यू, ये dn की वैल्यू यहां पुट करो, और जब आप अब इंटीग्रेट करोगे, अब लिमिट्स, टाइम 0 पे नंबर n नॉट था, 0 से लेके इन्फिनिटी इसकी लिमिट्स पुट करना,
डिवाइड बाय द एन नॉट करना, आप देखोगे अपने आप ये वैल्यू 1 बाय लैम्डा निकल के आ जाएगी, राइट। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। बस बेटा 2-4 मिनट और कंप्लीट हो रहा अब ये टॉपिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहा हूं अभी, और जिस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं वैसे ही न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहा हूं आपसे, और एनसीईआरटी से ही उठा रहा हूं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं बेटा रेट और एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल। रेट और एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल, किसी सैंपल का रेट ऑफ डिके कहें या एक्टिविटी कहें, वो क्या होगी। एक्टिविटी है तो हम ए से डिनोट कर सकते हैं, रेट लिख रहे हैं तो आर से डिनोट कर सकते हैं, बट है क्या ये, बेसिकली ये है मॉड ऑफ डी एन अपॉन डी टी। साइन नेगेटिव नहीं लेना। रेट ऑफ डिके, एक्टिविटी, यही तो होगी सैंपल की एक्टिविटी। यूनिट्स बता चुका हूं, बैक्यूरेल, क्यूरी, रदरफोर्ड, कितने डिके पर सेकेंड है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और दूसरा, इट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन, क्योंकि डी एन बाई डी टी किसके इक्वल था, लैम्डा इंटू एन। ओरिजिनली जो हमने स्टार्ट की थी जब ये डिके लॉ मैंने डिस्कस किया था, तो ये रेट या एक्टिविटी का फॉर्मूला है। रेट और एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट इन द सैंपल, और कांस्टेंट आ जाता है लैम्डा। हाँ, यहां पे साइन नेगेटिव नहीं हम लगा रहे, बिकॉज हम खुद ही बात कर रहे हैं डिके की, डिसइंटीग्रेशन की, तो अंडरस्टूड है, साइन नेगेटिव होगा, चेंज नेगेटिव आएगी, ठीक है। ये बात समझ आई? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, समझना इस चीज को। आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा, आई डोंट रिमेंबर द एलिमेंट, बट देर इज इतने मिलीग्राम, सपोज 5 मिलीग्राम ऑफ कोई सैंपल है, कोई भी है, मुझे अब याद नहीं है वो मटेरियल कौन सा है, 5 मिलीग्राम ऑफ एक्स, तो इसका डिके रेट बताइए। इसका डिके रेट, नंबर नहीं गिवन, मास गिवन है, और या तो लैम्डा गिवन होगा या टी हाफ गिवन होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। लैम्डा गिवन होगा तो टी मिल जाएगा, टी गिवन होगा तो लैम्डा मिल जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा आपके पास है बट नंबर नहीं है, नंबर की जगह क्या है, मास। तो कोई बात नहीं बेटा, आप मास पुट कर दो इसमें, एन की जगह क्या पुट कर दो, ध्यान से समझ रहे हैं ना सभी। ये डिके रेट है, रेट या एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल। अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल नहीं गिवन, उसकी जगह मास गिवन है, तो आप मास ही पुट करो। फर्क यह है कि अब आपका आंसर, अगर आप नंबर वैल्यू पुट करते तो आपका आंसर डिके पर सेकेंड या डिके पर जो भी टाइम की यूनिट आप यूज कर रहे हैं उसमें आता, लेकिन अब आपका आंसर आएगा इतने मिलीग्राम पर सेकेंड, क्योंकि आपने नंबर की जगह क्या पुट किया, मास। तो डिके रेट का आंसर भी इतने मिलीग्राम ग्राम पर सेकेंड में आ जाएगा। तो मास पर सेकेंड की टर्म्स में, कितना मास एक सेकेंड में डिके हो रहा है, तो आप इस तरह से भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। क्लियर हो गया ये? ओके। दूसरी चीज मैंने कहा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो ध्यान देना बेटा, जो फॉर्मूले एन के लिए थे वही फॉर्मूले रेट के लिए, और मैं पहले ही कह रहा हूं आर की जगह ए भी हो सकता है। आर इज इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, बिकॉज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर। जब नंबर एन नॉट था तो ओरिजिनल रेट आर नॉट, जब नंबर एन है तो प्रेजेंट रेट आर, और आर की जगह ए भी हो सकता है, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। दूसरा फॉर्मूला ये वाला जो मैंने लिखा, तो आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू ओरिजिनल रेट इंटू 1/2 टू द पावर एन। नहीं तो कई बार इसको ऐसा भी लिख देते हैं हम, एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर एन, और इसलिए हम रेट या एक्टिविटी के लिए भी लिख सकते हैं ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर एन। एन इज नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। समझ आया ये? क्योंकि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं पहले ही कह रहा हूं ना बार बार, यही दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अभी बताऊंगा इसको एक न्यूमेरिकल में आप कैसे यूज करेंगे। तो जैसे फॉर्मूले नंबर के लिए हैं, ठीक वैसे ही फॉर्मूले एक्टिविटी या रेट के लिए भी हो सकते हैं, बिकॉज ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिके लॉ यही तो कहता है। ओके, अब ध्यान से सुनना, कान खोल के सुनना। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं, कैलकुलेट द टाइम टेकन, आप चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं साथ साथ में, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रिड्यूस। अब ध्यान देना, नंबर भी हो सकता है और एक्टिविटी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन, दोनों के लिए एक जैसे फॉर्मूला है। reduce the number of nuclei to the 1% of the original number, या reduce the number of nuclei
टू सम अदर परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल नंबर, और नंबर की जगह यहां ऐसा कहते हैं रिड्यूस द एक्टिविटी टू 1% ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी। 1% ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी तक रिड्यूस करने में इसको कितना वक्त लगेगा, आपको अगर टाइम कैलकुलेट करना हो तो यही दो फॉर्मूले, एक्टिविटी की बात करेंगे तो ये दो, नंबर की बात करेंगे तो दो, दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं। अब आपने स्मार्ट वर्क करना, दोनों में से कोई भी चूज करेंगे आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं, बट यहां पर स्मार्ट वर्क करना आपको कौन सा फॉर्मूला किस केस में अप्लाई करना है। जैसे मैं पहला केस लेता हूं, अगर आपसे कहा गया नंबर या एक्टिविटी कुछ भी रिड्यूसेस टू, अब मैं एक्टिविटी क्या लूं, एक्टिविटी इज 1% ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी ए नॉट, या नंबर रिड्यूसेस टू 1% ऑफ द ओरिजिनल नंबर, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला, आर की जगह ए मैंने डेलिबरेटली लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए आर और ए सेम है, रेट हो या एक्टिविटी हो सेम है। तो बेटा यहां पर आप, चूंकि हमें गिवन है ए इज 1/100 ऑफ ए नॉट, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। यहां पे ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करेंगे, और किस जगह ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करना वो भी अभी बताता हूं। तो देखिए a इज इक्वल टू ए नॉट, तो a क्या है 1/100 ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ए नॉट कैंसिल हो गया, दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल लो, 100 इज इक्वल टू ई टू द पावर प्लस लैम्डा टी, पावर पॉजिटिव होगी। इसका मतलब log ऑफ 100 टू द बेस e इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टी, इजंट इट सो। इसका मतलब ये हुआ, ये नेचुरल लॉगरिथम है, कॉमन में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 इंटू नेचुरल लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम ऑफ 100 दैट इज लैम्डा इंटू टी। अब 10 को कितनी पावर दें कि 100 बनेगा, तो ये तो हो गया 2, तो अगर ये 2 हो गया तो ये आ गया 4.606, और यहां से लैम्डा को नीचे ले आओ, लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन होगी कहीं ना कहीं, वही क्या होगा टाइम टेकन। मैं जानता हूं केमिस्ट्री में आपने शॉर्टकट फॉर्मूले पढ़ के रखे हैं, मुझे पता है वो ऑलरेडी आपके पास है, बट फिजिक्स में ये कंसेप्ट ग्रो करना इंपॉर्टेंट है। तो क्या लॉजिक उठाया और कैसे यूज किया, फिर आप केमिस्ट्री वाले फॉर्मूले को रिलेट कर लो, वो यही फॉर्मूला सर ने वहां बताया होगा, 2.303 इंटू लॉग ऑफ, यहां पे देख लो ये होगा ए नॉट अपॉन ए या एन नॉट अपॉन एन होगा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टी। इसमें से किसी एक फॉर्म में आपको फॉर्मूला गिवन होगा, समझ आई ये बात। सो रेट और एक्टिविटी रिड्यूसेस टू 1% ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी, एक्टिविटी हो या नंबर होता तो बस ए नॉट की जगह एन और एन नॉट लिखते। तो जब भी कोई भी आर्बिट्रेरी परसेंटेज हो तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, कहीं पे भी अप्लाई करेंगे, ये ऐसी बात नहीं रिजल्ट आपको देगा, बट कुछ केसेस में ये फॉर्मूला आपको प्रेफर करना चाहिए। किन केसेस में, इसी में एक पार्ट और होगा इसी क्वेश्चन में एनसीईआरटी में, जिसमें आपसे कहा गया है एक्टिविटी रिड्यूसेस टू 3.125%, एक्टिविटी रिड्यूसेस टू 3.125% ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी, 3.125% ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी। इसका मतलब ये हो गया a अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू 3.125 अपॉन 100, क्योंकि a हो गया 3.125 अपॉन 100 इंटू ए नॉट, तो ए नॉट को नीचे ले आओ, तो ये इस फॉर्म में आ गई एक्सप्रेशन, समझ आई ये बात आपको। इसमें ये वाला फॉर्मूला हम प्रेफर करेंगे, a अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n, यही वाला, r की जगह a है और इसको नीचे ले आओ, तो इसका मतलब ये हुआ a अपॉन ए नॉट होगा 1/2 टू द पावर n दैट इज इक्वल टू 3.125 अपॉन 100, और 3.125 अपॉन 100 इट इज 1 अपॉन 32, 32 इज 2 टू द पावर 5, ये आ गया। देखो कितना आसानी से हो गया, इसका मतलब n की वैल्यू 5 क्या हो गए 5 हाफ लाइफ्स, 5 हाफ लाइफ्स। अब आपको हाफ लाइफ की वैल्यू गिवन होगी, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, या अदरवाइज मैंने वैसे भी कहीं लिखा था यहां पे स्मॉल टी की n की वैल्यू क्या है, स्मॉल t अपॉन कैपिटल T इज 5, तो स्मॉल t टाइम कितना हो गया 5 इंटू कैपिटल T आ गया कि नहीं, 5 हाफ लाइफ्स। तो इस केस में दोनों में यही कहा था, एक्टिविटी रिड्यूसेस टू कुछ परसेंट ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी या नंबर रिड्यूसेस टू कुछ परसेंट ऑफ ओरिजिनल नंबर। एक केस में ये वाला फॉर्मूला प्रेफर किया हमने, ये और ये, जो कि इस फॉर्म में लिख के किया मैंने, बातें की है, और किसी एक केस में ये वाला प्रेफर किया हमने। तो ध्यान देना कब,
100 डिवाइड बाय 2 क्या होता है? 50। 100 अपॉन 2 इज 50। अगर कहा जाए एक्टिविटी रिड्यूसेस टू 50% ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी, या नंबर रिड्यूसेस टू 50%, 50 का हाफ 25%, 25 का हाफ 12.5%, 12.5 का हाफ 6.25%, 6.25 का हाफ 3.125%। अगर इस तरह की कोई वैल्यू आए तो ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करो, ये वाला, दिस वन, या इसको ये वाला कह लो, एक ही बात है, क्योंकि वहां पे n इंटीग्रल वैल्यू आएगी, इंटीग्रल नंबर ऑफ हाफ लाइव्स आएंगे, तो फिर ये फॉर्मूला ज्यादा इजियर रहेगा, कम स्टेप्स के अंदर आप इसको सॉल्व कर पाओगे जब इस तरह की कोई परसेंटेज हो तो। बाकी 1, 2, 5, 10 कोई भी परसेंटेज हो, ये तो जनरल है ही है ना, ये तो आप हर बार लगा ही सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला, दिस वन। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, यहीं पे मैं कंक्लूड करूंगा। इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जहां पे डाउट्स आते हैं सेंड करो। डाउट्स कुछ कम सेंड कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं कहां पे बिजी हो, बट ये देखिए टाइम लिमिटेड है, एफिशिएंसी कहां पे मैक्सिमम बिल्ड हो रही है। टाइम तो बहुत सारा लगाते हैं, रैंडमली लगाते हैं, बाद में सोचते हैं टाइम मिल नहीं रहा। अब ये जो लेक्चर के अंदर मैंने ये कॉम्पैक्ट एक एक चीज आपको बता दी है इस पार्ट के बारे में, शॉर्टकट में डिस्कस करूंगा। अल्फा डिके में टनलिंग इफेक्ट, बीटा डिके में थोड़ा एनर्जी स्पेक्ट्रम, फिर गामा डिके, ये अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। बहुत सारी चीजें बता चुका हूं। अगर क्वेश्चन आएगा तो इस पार्ट से ज्यादा आएगा, जो अगला पार्ट पेंडिंग है उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहेंगे। और फिर न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन, ये मैं अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा। तो बेटा जी आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।